हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2023 इकोनॉमिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे 16 एमसीक्यू है। देखते हैं पहला क्या है। लेबर अर्न्स डैश एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें पता है ये होगा वेजेस। बड़ा ही सिंपल था। Next, when the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then it is called as dash demand. हमें पता है ये यूनिट इलास्टिक डिमांड होता है। ओके, चल ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। The concentration of cotton textile industries in Maharashtra and Gujarat are due to dash based डिवीजन ऑफ लेबर। तो उसे हम लोग टेरिटोरियल बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। नाउ नंबर 4, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मनी टू बिल्ड डैम्स एंड कैनाल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देन इट इज कॉल्ड एज डैश डेप्थ। इसे हम लोग डेवलपमेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन is between 20 to 100% per annum, then it is called as dash inflation. इसे हम galloping inflation कहते हैं। GST is an example of, ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं भाई, indirect tax. Next, the sum total of all debts is called as dash debt. तो आंसर होगा हमारा क्रॉस डेप्थ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेविंग डिपॉजिट। नेक्स्ट नंबर 9, इफ डैश इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट ग्रेजुअली। तो कैपिटल अगर आप उसे यूज करोगे अगेन एंड अगेन तो उसका वैल्यू जो है जाहिर बात है डिप्रिशिएट करेगा। नंबर 10, डैश रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो ये हमारा ऑप्शन सी अगर आप देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट, लाइसेंस फी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। नेक्स्ट देखते हैं। डैश रिप्रेजेंट डैश शुड हैव द क्वालिटी ऑफ फार साइटेडनेस। तो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हो गया नंबर 12। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 13, एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम एंड टू द पब्लिक इज नोन एज, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नंबर 14 देख लेते हैं हम। डैश स्पॉइल्स द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स। तो हमें पता है फूड अडल्टेरेशन। नंबर 15, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज नोन एज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पब्लिक फाइनेंस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स फ्यूचर पेमेंट्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये था 16 एमसीक्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, यहां पे 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है। पहला देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन। तो बड़ा ही इजी सा है। इन्फ्लेशन इज commonly understood to be a situation in which prices of goods as well as services
persistently rise at a fast pace. देखिए इन्फ्लेशन रिफर्स, ये याद रखिए, इट इज द स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइजेस, ठीक है, याद रखिएगा, एंड नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइस, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बहुत सारे फैक्टर्स बुक में दिए हुए, चलो दो को मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। पहला ले लो नेचुरल फैक्टर। अच्छा, एक्सप्लेन भी करना है तो थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। नेचुरल फैक्टर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लार्जली डिटरमाइंड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इज लार्जली डिटरमाइंड by its natural qualities such as fertility ले लो, such as fertility, slope of land ले लो, या climate ले लो, ठीक है, chemical and biological properties of the soil and biological properties of the soil। ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा ले लो आप ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। चलो लैंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ, ये तो हमें पता है। एनीथिंग बाय इटसेल्फ, मैन हैज टू अप्लाई लेबर on it to produce for himself, Therefore productivity of the land also depends upon the knowledge and training, of workers, है कि नहीं? A wise farmer can take more produce from the same land than an untrained farmer, क्योंकि उसे पता है क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड, बहुत सारा है, ठीक है। ये दो हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए तो अच्छा ही होता है इन्फ्लेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये रोमन 3 है। फार्मर्स थोड़ा सा से एक्सप्लेन करते हैं। फार्मर्स जनरली गेन, उनको फायदा होता है भाई, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज दे कैन obtain better prices for
देयर क्रॉप, जाहिर सी बात है उनको अपनी क्रॉप का अच्छा प्राइस मिलता है, ठीक है, क्रॉप्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, है कि नहीं। मोर ओवर farmers are generally debtors, क्योंकि वो बोरो करते हैं फंड्स, मनी फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, एज दे बोरो फंड्स, या मनी बोल सकते हो, फॉर agricultural purposes like other debtors, थोड़ा और लिख देते हैं, like other debtors they gain during inflation, है कि नहीं, during inflation they gain. However, अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, दे डू नॉट गेन मच ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एज अ मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस इज नॉट मार्केटेड बट इंस्टेड केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो लोग अपने लिए रखते हैं ज्यादातर जो वो प्रोड्यूस करते हैं. Moreover, they have to purchase inputs like seeds, fertilizer, insecticide at higher prices during inflation. जो छोटे फार्मर्स हैं उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो. नेक्स्ट, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन. तो ये तो हम लोगों ने देखा है, तो हमें आइडिया है कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है. सो लिखो, demonetization is referred as a process of stripping a currency unit of its status to be used as a legal tender. तो लीगल टेंडर के तरह आप उस यूनिट को यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, अगर डीमोनेटाइजेशन होता है तो. इन सिंपल वर्ड्स, demonetization is a process by which the demonetized notes cease to be accepted. जो डिमोनेटाइज हो गया वो एक्सेप्ट नहीं करते लोग, फिर accepted as legal currency for any kind of transaction, ठीक है. डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओल्ड करेंसी है that is replaced by न्यू करेंसी, ओके. और इंडिया में अगर आप बोलो तो कितने बार डिमोनेटाइज्ड हुआ है? 3 बार हुआ है. 1946 में हुआ है एक बार, 1978 में हुआ है और 2016 में हुआ है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं. क्वेश्चन 3 भी यहां पे 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का. क्वेश्चन 3 रोमन 1 क्या है? डिफाइन द टर्म डिमांड. तो ये बोल सकते हो, द टर्म डिमांड is made to show the relationship between the
price of a commodity and the quantity of the commodity, price और quantity, ठीक है, commodity which a consumer wants, to purchase, बहुत इंपॉर्टेंट है, at a specific, ये मेंशन करना जरूरी है, at a specific price, time and place, तो इसे आप डिमांड कहते हो। देखिए, डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, समझ लो, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। चल, ये तो हो गया व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन एनी टू अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन बहुत सारे अजम्पशन हैं, आप अगर बुक खोलोगे तो बहुत सारे मिलेंगे अजम्पशन, मैं दो यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला तो है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स should be changed, योग्य पहला। दूसरा क्या है अजम्पशन, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन should not change। अच्छा, पहला वाला क्या लिखा मैंने, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड बी चेंज, नहीं, वहां पे भी नॉट होगा। ओके, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स should not be changed, सॉरी, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, यहां पे नहीं, यहां पे लिखते हैं should not be changed, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन should not be changed, cost of factor of production should remain the same, बहुत सारा है, ठीक है, goal of the firm should not change, तो था, दो मैंने दे दिया यहां पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, what is the meaning of consumer exploitation। तो ये हम लोग बहुत बार होते हैं, लिखो, when a consumer is harassed, when a consumer is harassed, SSED, एक ही आर होगा इसमें, जस्ट अ सेकेंड, when a consumer is harassed by a businessman due to lack of information about the product, lack of information about product is known as consumer exploitation। बहुत सारे फॉर्म होते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के, अंडरवेट, अंडर मेजरमेंट, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट, डुप्लीकेट आइटम्स, हाई प्राइस, अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। सो ये सब आपके कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं फॉर्म से, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट क्यों होता है। पहली बात तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डेफिनेशन ही में लिखा हुआ है, लिमिटेड सप्लाईज, लिमिटेड कंपटीशन, इलिटरेसी, इल इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू लेबरर्स हैव लेस बार्गेनिंग पावर। तो इसके मैं तीन कारण आपको बता रहा हूं। पहला, लेबर्स नहीं, लेबर होगा, अगेन इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, लेबर इज पेरिशेबल, है कि नहीं। दूसरा, लेबरर्स generally
पुअर, ज्यादातर तो गरीब ही होते, तभी तो लेबर है भाई। therefore workers considers it better to accept the low wage offered by the employer rather than go without work। थोड़े कम पैसे में ही काम कर लेते हैं कि भैया काम ना मिले, उससे बेटर तो वही है कि कम पैसे में काम कर लो विदाउट वर्क। ठीक है, एक और कारण है, मुझे तो लग रहा है 2 कारणों में आपको नंबर मिल जाना चाहिए। देयर इज लैक ऑफ बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन among workers due to illiteracy and other reasons। तो ये 3 कारण है कि लेबरर्स जो होते हैं उनके पास बहुत कम बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी 2-2 नंबर करके है, टोटल 4 सवाल है यहां पे। हाउ इज एन एंटरप्रेन्योर डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स? तो हम बोल सकते हैं द टास्क ऑफ बियरिंग रिस्क इज कॉल्ड, इस टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज, है कि नहीं? एंड द पर्सन, और जो व्यक्ति, एंड द पर्सन who bears these risks of business is called an entrepreneur। ठीक है, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। FH नाइट ने क्या बोला था कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शन ऑफ रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल, ड्यूअल फंक्शन। और व्हाइट हेड ने कहा था कि द एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड बियर द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस लाइफ। तो ये 2 लोग ने ऐसे डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योर्स को। चल नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। तो लैंड और कैपिटल को डिफरेंशिएट करना है। तो पहला आप देख लो, सबसे पहली बात तो लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यस और नो? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लेकिन हम कैपिटल की बात करेंगे तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ accumulation, एक सेकेंड, accumulation, है कि नहीं? फिर से आप बोल सकते हो नंबर 2, 2 डिफरेंस देना पड़ेगा आपको। लैंड इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी, it is permanent, it is not perishable, it is not perishable, है कि नहीं?
लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल हमें पता है डिप्रिशिएट्स ओवर टाइम। Capital is most mobile. Capital is most mobile, है कि नहीं? तो ये दो डिफरेंस हम लिख सकते हैं लैंड और कैपिटल के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन एनी वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ, एनी वन एक ही बोला है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो रोमन 3, मनी serves as a measure of value and also as a unit of account, है कि नहीं? Values of all commodities, values of all commodities and services are measured and expressed in मॉनेटरी यूनिट, है कि नहीं? तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है मनी का, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक प्राइमरी फंक्शन है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन ओलिगोपॉली मार्केट। तो लिखो, इट if the marketplace of a particular good, if a marketplace of a particular good comprises more than one vendor, ठीक है, more than one vendor and there are just a few vendors, the market is termed as an oligopoly market, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, थोड़ा पॉइंट और लिख दे रहे हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक of this type of market is the interdependence, ये बहुत बड़ा आंसर हो गया बट स्टिल नॉलेज है, interdependence of the vendors that urge them to collaborate and compete with each other to control the market, affecting the demand and supply based on the prices। तो ये है आपका ओलिगोपॉली मार्केट। उसका कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बता दिया, आप सिर्फ अगर डिफिनेशन ही लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।